guys, and welcome back to the next video of Psychology on Your Mind. So here we are with the next topic. The next topic is Freud's. ठीक है, Freud's theory, personality की theories Freud की. So Sigmund Freud, SIGMUND, Sigmund Freud, ठीक है, FREUD, Freud. ये बहुत कॉमन साइकोलॉजिस्ट है, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना. सबसे पहले मैं बताती हूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है. इसके मम्मी पापा का बचपन में डिवोर्स हो गया था, ठीक है ना, तो इसने अपनी मम्मी को अकेला ऑब्जर्व किया है. सो इस वजह से इसकी जो लाइफ रही है वो बहुत टफ रही है. मतलब स्पेशली स्टार्टिंग की लाइफ जो एडोलसेंस एज वाली होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है. और इसकी स्टार्टिंग एडल्टहुड भी बहुत ऐसी रहा है. ही हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट, ठीक है ना. सो फ्रॉइड हिमसेल्फ बिकम अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी इन हिज लेटर डेज, ठीक है ना. सो चलो इसको छोड़ते हैं हम. इसकी छोटी सी बात थी, ठीक है. हम पढ़ते हैं कि हमें फ्रॉइड की थ्योरी में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है. फ्रॉइड की थ्योरी में 4 चीज़ें हैं बेसिकली. लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इड, ईगो एंड सुपर ईगो, एंड एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है. डिफेंस मैकेनिज्म्स इनफेक्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं स्ट्रेस की. ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ अंडर द चैप्टर स्ट्रेस एंड द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. तो ये हो गया. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब अपने टॉपिक पे, ठीक है, इनकी डिटेलिंग्स आई मीन, ठीक है. सो लेट अस जस्ट स्टडी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बीनीथ द आइसबर्ग टिप. सो इट इज ऑन पेज नंबर 392, बैरन बुक, ओके, बैरन, ठीक है. Freud basically himself viewed as a scientist, ठीक है, and he applied task of understanding the human mind and then emerging ideas about sensory thresholds and possibility of responding to stimuli we can't report perceiving. He soon reached the startling conclusion that the most of the mind lies below the surface, below the threshold of conscious experience. Above this boundary is realm of conscious, ठीक है ना. Now there are 3 levels, okay, conscious, pre-conscious and the unconscious. This includes one, now see, I'm talking about the conscious. This includes our current thoughts, okay, whatever we are thinking about or experiencing at the given moment. Beneath this is larger, much larger layer which is known as pre-conscious. यानी कि we have सबसे पहले conscious. Conscious मतलब जो तुम अभी सुन रहे हो, अभी समझ रहे हो, that is your conscious, ठीक है. उसके बाद प्री कॉन्शियस. प्री कॉन्शियस में मेमोरीज या स्टोर्ड नॉलेज, जैसे कि अभी जो मैंने 1 हफ्ता पहले जो पढ़ाया था, ठीक है, या लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था, या उससे 2-3 पहले की वीडियोस में पढ़ाया था, दैट इज मेमोरीज, ठीक है. वो अब तुम्हारा प्री कॉन्शियस है. प्री कॉन्शियस इज ऑल्सो नोन एज सब कॉन्शियस. तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन प्री कॉन्शियस एंड दी सब कॉन्शियस, ठीक है. सो ये हो गया. एंड देन आफ्टर दिस इसके भी नीचे एक होता है अनकॉन्शियस, ठीक है. योर अनकॉन्शियस माइंड कंटेन्स ऑल द रिप्रेस्ड थिंग्स, ठीक है. जैसे कि कुछ बहुत हमारे दिमाग में, जैसे मान लो बहुत कुछ अच्छा होता है या कुछ बहुत बुरा होता है हमारे बचपन में, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद होती हैं, वो हमारा प्री कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, वो सॉरी सब कॉन्शियस है, ठीक है ना. हमारे माइंड में है, अभी भी वो है नहीं, लेकिन तो हाँ मतलब थोड़ा बहुत स्टोर्ड है, कचरा सा हमारे दिमाग में स्टोर्ड होता है, ठीक है. अनकॉन्शियस में वो होता है जो हमारे साथ बचपन में हुआ हो, हमें उसका डर हो, लेकिन हम उसे भूल गए हैं, ठीक है ना. जैसे कि जो बच्चा नया नया बॉर्न होता है उसको ये थोड़ी, अब किसी को भी ये याद है कि हम जब पहली बार मम्मी ने हमें गोदी लिया था, नहीं, किसी को याद नहीं होगा. इवन हमें तो अपने ये भी याद नहीं होगा हमने पहली बार चला कब था. और ऐसा भी बहुत कम बच्चों के साथ होता है जिन्हें ये याद हो कि हम पहली बार स्कूल कब गए थे. वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को याद ही नहीं होती हैं, ठीक है ना. सो दिस इज देयर, ठीक है. तो ये हो गई लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, उसके नीचे और उसके नीचे अनकॉन्शियस, ठीक है. कॉन्शियस में थॉट्स, परसेप्शंस, ठीक है. थॉट्स या परसेप्शंस आते हैं आपके कॉन्शियस में. अनकॉन्शियस में आप प्री कॉन्शियस में आपके आते हैं मेमोरीज और नॉलेज, स्टोर्ड नॉलेज, ठीक है. और उसके बाद अनकॉन्शियस लेवल में आपके आते हैं फियर्स, वायलेंट मोटिव्स, इमोरल अर्जेस. कुछ ऐसी चीज़ें भी हम जो है रिप्रेस करके रखते हैं, जो हम छुपा के रखते हैं दुनिया से, क्योंकि हमें डर होता है कि हम अगर ये बातें किसी को पता चलेंगी हमारे बारे में तो वो अच्छा नहीं रहेगा. सो फियर्स,
वॉलेंट मोटिव्स, इमोरल अर्जेस, सेल्फिश नीड्स, शेमफुल एक्सपीरियंस जो हमें पता होते हैं कि हमारे साथ हुए हैं। अगर मान लो कुछ बहुत शेमफुल सा हो गया स्कूल में, बच्चा आके घर पे नहीं बताएगा, उसको याद होगा और वो छुपाएगा छुपाएगा, और छुपाते छुपाते क्या होगा, पहले वो उसके प्री कॉन्शियस में होगा, ठीक है, पहले तो वो कॉन्शियस में है, उसके साथ हुआ, उसके बाद वो घर आया, उसने छुपाया कि बहुत शेमफुल है, मेरे को टीचर ने डांटा, ठीक है, तो वो प्री कॉन्शियस, या टीचर ने डांटा नहीं, ये तो चलो छोटी सी बात हो गई, लेकिन किसी के लिए बड़ी बात भी हो सकती है, ठीक है। सो किसी जैसे इंटेलिजेंट बच्चे के लिए वो भी हो सकती है प्री कॉन्शियस, और फिर अनकॉन्शियस में जा सकती है, ठीक है। उसके बाद वो अनकॉन्शियस में जा सकती है कि चली जाती है, जब हम रिप्रेस करते रहते हैं हम खुद भी भूल जाते हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती है, ठीक है। शेमफुल एक्सपीरियंस, इरेशनल विशेज, जिनका इरेशनल मतलब इलॉजिकल, ठीक है, इलॉजिकल विशेज, ठीक है, रैशनल मतलब लॉजिकल, सो इलॉजिकल विशेज या इरेशनल विशेज, ठीक है, वो अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स ऑल्सो कम इन अनकॉन्शियस लेवल, ठीक है। सो unconscious level is also known as id, your conscious level is known as ego, and your pre-conscious level is known as super ego, ठीक है। अब ये तो हमारा बाद में ईगो और सुपर ईगो बहुत बाद में है हमारा, ठीक है। नाउ सी, हम आ जाते हैं अब साइको एनालिसिस पे। फ्रॉइड का जो मानना था, फ्रॉइड का मानना ये था कि हमारे ये जो जितने भी ये होते हैं, मतलब रिप्रेस्ड थिंग्स होते हैं, कुछ चीज़ें हम रिप्रेस, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक कॉन्शियस लेवल पे हमें कोई बात पता चलती है, जैसे कि सबसे पहले आगे तुम्हारे डिफेंस मैकेनिज्म में, मैं पहले भी स्ट्रेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैं फिर से डिफेंस मैकेनिज्म में वही एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि अगर कोई लेडी है जो कि विडोड है, मतलब और मिड एज की है, जैसे कि मतलब मान लो ज़्यादा एज नहीं है उसकी, 40 या 40s में एज है उसकी, ठीक है, एंड शी हैज़ अ सन इन लॉ, ठीक है ना, he is quite attractive, so she got attracted to him, ठीक है ना, she is unable to identify why she is attracted to him, why she is having him as a crush, ठीक है ना, so वो उसको as a crush perceive कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं ये गलत कर रही हूँ, तो वो छुपा लेती है, वो उसके प्री कॉन्शियस में चल जाता है, छुपाती रहती है, अपने अंदर दबा के रखती है, फिर वो अनकॉन्शियस में चला जाता है, ठीक है। तो वो अनकॉन्शियस में चल जाता है, वो परेशान रहती है, उसको पता ही नहीं है, अब वो भूल भी गई है ये बात, लेकिन उसको अपनी परेशानी का कारण पता ही नहीं है, ठीक है। सो ये दिस हैपन्स विद मेनली पीपल आजकल भी, तो वो रिप्रेस कर देती है, तो वो भूल जाती है उसके बारे में कि ऐसा भी कुछ हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो परेशान होती रहेगी और उससे उसको मेंटल इलनेस और मेंटल डिजीजेज होने लग जाएंगी। सो और उसका सोल्यूशन ये है कि उसको पता हो कि मेरा क्रश है, तो उसको वो एज अ बेटा बना ले, ठीक है, आगे कि उसको इसकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर दे या कुछ ऐसे कर ले, उसको अपना बेटा बना ले, उसके पास यही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो ऐसा करती है, तो उसका अनकॉन्शियस लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको उसके अनकॉन्शियस को तो पता है ना कि दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल व्हाट शी इज डूइंग, सो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। और फ्रॉइड का जो कहना था, साइको एनालिसिस कहना था फ्रॉइड का, कि इसका सोल्यूशन साइको एनालिसिस हो सकता है। तो मतलब जैसे अगर कोई मेंटल इलनेस हो रही है हमारी अनकॉन्शियस माइंड में बातें छुपने की वजह से, सो वो साइको एनालिसिस के थ्रू ठीक की जा सकती है। साइको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फ्रॉइड की थ्योरी, तो इसको ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल लिसनिंग टू ईच एंड एवरी वर्ड आई एम सेइंग, ठीक है। सो लेट्स जस्ट कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। सो जो साइको एनालिसिस होता है बेसिकली इट इज़ द वे थ्रू विच we bring, yeah, it is a method of therapy based on Freud's theory, ठीक है ना। फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी की बेसिस पर ये दिया था, फ्रॉइड ने मतलब थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बेसिस पे ये दिया था कि हम जो है क्या करें, ये जो लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, उनकी जो ये रिप्रेस्ड मटेरियल है, ये रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल है, उनको कॉन्शियसनेस में वापस लाएं, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। मेथड ऑफ थेरेपी साइको एनालिसिस, अ मेथड ऑफ थेरेपी बेस्ड on Freud's theory of personality in which the therapist attempts to bring repressed unconscious material into consciousness, back into consciousness, ठीक है, वापस ले आते हैं, ठीक है। So once such material is made out conscious and patients gain insight into the early life experiences that cause them to repress it in the first place. Important causes of mental illness are removed. मेनली जो मेंटल इलनेस के कॉजेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं ऐसा करने से। जो हमारा रिप्रेस्ड मटेरियल हम वापस ले आते हैं, उसके थ्रू हमारी मेंटल इलनेस के मेनली जो वो होते हैं कॉजेज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बात और है यहाँ पर कि जो हम ये रिप्रेस कर रहे हैं
बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बचपन की होती हैं, वो भी हमारी उनको याद आ जाती हैं लोगों को, ठीक है ना। सो इसका जो मेथड है, व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि अ लेडी वॉज पुट ऑन अ काउच, ठीक है, एक काउच टाइप की चीज़ पे उसको लिटा दिया जाता है, एंड देन शी वॉज मेड ड्रंक, आई डोंट रिमेंबर वेदर शी वॉज ड्रंक और नॉट, बट शी वॉज आस्क्ड टू स्पीक व्हाटएवर शी फील्स लाइक। सो उसको जो है वो बोलने लगती है। सो शी वॉन्ट्स टू डू सच थिंग्स, मतलब टू हर मदर इन लॉ शी वॉज इरीटेटेड फ्रॉम हर, फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हर। तो वो ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं लोगों के मुँह से जब उनको बोलने का मौका दिया जाए। और समटाइम्स दे वर मेड ड्रंक टू टेक आउट द थिंग्स इन टू देयर माइंड। लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, मतलब एक आई रेड इट इन सम साइकोलॉजी बुक, ठीक है, अनकॉन्शियस के ये कॉन्शियसनेस से रिलेटेड था, कि देयर वाज अ लेडी, ठीक है ना, उसके घर में एक मेड थी, और वो मेड क्या करती थी कि वो कभी भी गैस का जो स्विच होता है वो ऑफ करना भूल जाती थी, ठीक है ना, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है ये भूल जाती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें भूलती थी कि कौन सी चीज़, बल्कि जो कॉमन चीज़ें, गैस बंद करना, लाइट्स टर्न ऑफ करना, भूल जाती थी। तो जब इस बात पर रिसर्च हुई, वो तो साइकोलॉजी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, तो एमर्ज कर रही थी, लेकिन वो दे वर वेरी रिच, तो दे ट्राई टू नोटिस कि ये ऐसा क्यों करती है। इसको इतनी बार समझा दिया कि भाई जब तू किचन से बाहर है तो गैस वैस बंद करके आया कर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ऑफ करके आया कर, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। सो द थिंग वॉज व्हाट दे डिड वॉज विद दैट वुमन, कि उसके बारे में पता किया, उसका माइंड सेट पढ़ा। तो जब उसका माइंड सेट पढ़ा तो दे केम टू नो कि जो उसकी ओनर थी, लेडी जो मेड थी, उसकी जो ओनर थी, वो मेड उस ओनर का मर्डर करना चाहती थी। शी वांट टू किल हर बिकॉज शी रियली डोंट लाइक हर। सो इसलिए ऐसा होता है कि कई बार हमारी जो ये मेंटल इलनेस के रीजंस होते हैं, सो ये अगर साइको एनालिसिस वहाँ पर यूज़ होता, ठीक है ना, तो उसका रिप्रेस मटीरियल बैक, मतलब शी वांटेड टू किल हर, चलो इसमें तो शी तो वाज कॉन्शियस ऑफ हर, ठीक है ना, मतलब वो उसको दबाती थी अपनी, ऑब्वियसली यू कांट टेल एनीवन डायरेक्टली, या तुम बार बार ये नहीं सोच सकते कि मैं मार दूँ, क्योंकि यू आर नॉट अ क्रिमिनल, ठीक है ना, तो शी वाज आल्सो नॉट अ क्रिमिनल। सो बट कभी कभी उसका मन करता था कि इसको मार डालूँ मैं, तो दैट वाज डन, ठीक है। सो इससे मेंटल इलनेस रिमूव हो जाती है, अगर इट कुड बी ब्रॉट इनटू हर कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। सो उससे उसकी मेंटल इलनेस रिमूव हो जाती है, और उसको हम प्रॉपर वो दे पाते हैं कि यू कांट किल हर, ठीक है, आफ्टर ऑल शी इज योर ओनर, शी इज गिविंग यू, पेइंग यू, ठीक है ना, व्हाटएवर, ठीक है। सो इट वाज देयर। फ्रॉइड की ही एक बात है कि जो है बिलीव दैट वन ऑफ द मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है ना, मतलब मेनी टाइम्स देखो हर चीज़ का अलग एक साइकोलॉजिकल और एक साइंटिफिक रीज़न अलग होता है, ठीक है ना। सो मैं बताती हूँ ड्रीम्स के बारे में। फ्रॉइड के ड्रीम्स का एक एग्जांपल इसमें भी दे रखा है, लेकिन आई वांट टू गिव माय ओन एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बेसिकली द एग्जांपल ऑफ फ्रॉइड का जो ड्रीम्स का एग्जांपल था, उसमें मतलब ये है इसमें तो कि जैसे अगर हमारा, मतलब मैं बताती हूँ कि काम कोई पेंडिंग होता है, ठीक है ना, इफ वन ऑफ आवर मेजर गोल्स और समथिंग इज पेंडिंग, तो हमें ना ऐसे सपने बहुत मतलब समटाइम्स ऐसे सपने नहीं आते, सपने क्या फील होना कि जैसे हम सीढ़ियों से गिर गए, किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग से गिर गए, ऐसे सपने अगर किसी को आते हैं तो बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद कि आपका कोई गोल अभी, बहुत इंपॉर्टेंट गोल अभी रिमेनिंग है, पेंडिंग है, ठीक है। सो अक्सर आपको ऐसे सपने आएंगे कि आप जैसे कहीं से ऊपर से नीचे गिर रहे हो, और कभी कभी तो ऐसा फील भी होगा कि आप बेड से नीचे गिर गए धाप, और उसके बाद उठोगे तो लगेगा हाँ इसको मिल गया, मैं गिरा नहीं हूँ, ठीक हूँ, ठीक है। सो इट हैपन्स। उसके बाद आपका जो है ये आता है, क्या बोलते हैं, ड्रीम्स। समटाइम्स पीपल वॉच, अब ये लोग तो इंडियन अपने आप को मतलब कुछ लोग ऐसे बना देते हैं कि अगर आपको भूत दिखाई देते हैं तो ये वो, दैट इज नॉट देयर, ठीक है ना। यू सी वाटर इन योर ड्रीम्स, इट रेफर्स समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो बहुत सारे अभी वैसे तो हम इतनी, आई एम नॉट अ ड्रीम साइकोलॉजिस्ट, और अदर देन दैट ड्रीम्स के रिगार्डिंग जो है बहुत कम रिसर्च हुई है, और इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा वो नहीं है। अब साइंटिफिक रीज़न सुन लो इस बात का। कई बार हम लोग क्या होते हैं कि हम अपने हार्ट के पास जब हाथ रख देते हैं या उसको वो कर देते हैं तो वो इट स्टॉप्स बीटिंग, ठीक है ना, वो पंचिंग करना बंद कर देता है। सो कभी कभी क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है या जो हार्ट होता है, उसको ठीक करने के लिए वो हमें एक झटका सा लगाता है, ठीक है, ऐसा फील कराता है कि हम ऊपर से नीचे गिर गए हैं, झटका सा लगाता है हमें, तो हम जो है नॉर्मल हमारा हार्ट बीट शुरू होता है, एकदम से हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो रखी होती है उस टाइम पे जब हम उठते हैं। सो देयर इज नो एविडेंस कि साइकोलॉजी इज करेक्ट और साइंस इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट इन देयर ओन एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। कई बार ज़रूरी नहीं है कि हमारा हाथ ऐसी हो, लेकिन हम वो भी होते हैं, लेकिन आई हैव ऑब्जर्व कई बार मेरा हाथ ऐसे होता है और तब मेरे को झटका लगता है। सो इट हैपन्स इन बोथ द केसेस।
आर करेक्ट, ठीक है ना। और बट आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल फ्रॉम फ्रॉइड्स थ्योरी। फ्रॉइड ने एक बात ऑब्जर्व करी थी कि जो हमारे वो होते हैं, ठीक है ना, बिलीव वी कैन फ्रॉइड बिलीव वी कैन गिव एक्सप्रेशन टू इम्पल्सेस एंड डिजायर्स वी फाइंड अनएक्सपेक्टेबल, ठीक है ना। फ्रॉइड क्या कह रहा है कि जो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं उनको हम ड्रीम्स में कर लेते हैं पूरा, ठीक है ना, जो हम असली में नहीं कर सकते हम ड्रीम्स में करके देखते हैं। व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम इज ऑल इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, अगर हमारे पास इमेजिनेशन ना होती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो व्हाट फ्रॉइड डिड वाज कि ही डिड कि अपनी चीज़ों को, मतलब एक और एग्जांपल दूंगी ड्रीम्स का, कि साइकोलॉजिस्ट के पास एक लड़की अपने ड्रीम्स लेके गई कि मेरे को एक कल रात ऐसे सपना आया कि मैं जो हूँ एक कार में बैठी हुई हूँ पीछे की साइड, और वो कार ऑटोमेटिकली चल रही है, कोई आगे उसके ड्राइवर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो अपने आप चल रही है। सो द साइकोलॉजिस्ट आस्क्ड बेसिकली ऑल अबाउट हर, ठीक है। सो व्हाट दिस साइकोलॉजिस्ट टोल्ड हर वाज, मतलब उसने पूछा तो साइकोलॉजिस्ट टोल्ड हर कि तुम्हें ऐसा ड्रीम इसलिए आया क्योंकि जो तुम्हारी लाइफ एक्चुअल में ऐसे हो रही है। क्यों हो रही है तुम्हारी लाइफ एक्चुअल में ऐसी? क्योंकि तुम जो है तुम्हारा, मतलब उसने, इस लड़की ने सब कुछ बताया होगा अपने बारे में कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा कैरियर चूज करना चाह रहे हैं, तुम किसी और कैरियर में जाना चाह रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स किसी और कैरियर में जाना चाह रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि तुम पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो करो, तो तुम अपनी गाड़ी अपने हिसाब से नहीं चला पा रही हो। ये एक ड्रीम तुम्हें मैसेज दे रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ ड्रीम्स आर ऑल्सो देयर। सो ये तो हो गया, चलो इसके लिए वैसे, बट द थिंग इज साइंटिफिक एविडेंस कम है हमारे पास इस बात के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पे, ठीक है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। नाउ सी, साइको एनालिसिस पढ़ लिया आपने। इड, बेसिकली इड क्या होती है? इड इज द वैसे इट इज डिजायर, रीजन एंड कंसाइंस, ठीक है। इट इज डिजायर, ईगो इज रीजन एंड द थर्ड वन इज कंसाइंस, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो। Now see, these include various bodily needs, sexual desires, aggressive, impulsive. According to Freud, the id is totally unconscious and operates in accordance with what he termed the pleasure principle. It is taken out, मतलब it जो function करते हैं mainly it functions because of the pleasure principle, ठीक है। it पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। Freud की theory में तो portion of personality concerned with immediate gratification of primitive needs. ग्रेटिफिकेशन मतलब एकदम से सेटिस्फाई करना किसी नीड को, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन बेसिकली रेफर्स टू प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑन विच द इड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू विच इमीडिएट प्लेजर इज द सोल मोटिवेशन फॉर द बिहेवियर। इड क्या होती है हमारी, जो हमारे फ्रॉइड की थ्योरी के हिसाब से इड वो चीज़ें जो हमारी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मतलब सेटिस्फैक्शन से कंसर्न होती है, ठीक है, या प्रिमिटिव नीड्स से कंसर्न होती है, दैट इज आर इड, ठीक है। इड के बाद हमारा क्या आ जाता है? वो इड हमारी मेनली इट इज डिराइव्ड मेनली बिकॉज ऑफ प्लेजर प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑन विच द इड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू विच इमीडिएट प्लेजर इज द सोल मोटिवेशन फॉर बिहेवियर। हमारा इमीडिएट प्लेजर जो है वो सोल मोटिवेशन होता है हमारे किसी भी बिहेवियर के लिए, दैट इज प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद ईगो आ जाएगा। इन फ्रॉइड्स थ्योरी द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट टेक्स अकाउंट ऑफ external reality in expressions of instinctive sexual and aggressive urges. ईगो क्या हो गई? जब हम इड आती है, जहाँ पे ईड आई वहाँ पर आपकी ईगो भी आएगी, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल मैं अच्छे से देके समझाऊंगी। सो इंस्टिंक्टिव मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है। सो अगर हमारे को कोई भी ऐसी चीज़ आएगी मतलब माइंड में, ईगो मतलब बेसिकली मैंने जैसे कि बताया था, इड के लिए मैंने बताया था प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है, और बेसिकली इट इज डिजायर। उसके बाद यू हैव ईगो, इट इज रीजन कि जो आपको चाहिए क्या वो आपको मिल सकता है, ठीक है, यानी कि फंक्शंस ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। पहला है प्लेजर प्रिंसिपल, इट इज द एंड देन ईगो इज बेसिकली reality principle. The principle according to which ego operates, in which the entire external consequences of behavior are considered in the expression of impulses from id, ठीक है। रियलिटी प्रिंसिपल वो हो गया जो हमें इड हमारी पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा मतलब इसका ईगो का फंक्शन मेनली होता है कि हमारा प्लेजर जो है वो मैक्सिमाइज हो सके और पेन मिनिमाइज हो सके। कोई भी गोल, ठीक है ना, इड हमारा एक तरह से गोल हो गया, उसे पूरा करने के लिए हमें मिनिमम पेन हो और मैक्सिमम प्लेजर मिले उसे पूरा करके। सो दैट इज ईगोज वो, ठीक है ना। ईगो इज पार्शली कॉन्शियस, ठीक है। इड
इज फुली अनकॉन्शियस, ठीक है, इट इज़ मतलब फुली अनकॉन्शियस, बिकॉज वो आपकी अनकॉन्शियस माइंड में ही रहेगी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें छुपाओगे, ठीक है, अनकॉन्शियस। बेसिक इम्पल्सेस जैसे कि सेक्स एंड अग्रेशन, प्लेजर प्रिंसिपल सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इर्रेशनल इम्पल्सिव थिंग्स आल्सो कम्स अंडर इड। जो भी आपकी डिमांड्स हैं, गुड बैड, वैसे एवरीथिंग कम्स अंडर इड, ठीक है, बट बेसिकली बैड ओनली। ईगो में योर ईगो इज ऑल लेवल्स बट मोस्टली प्री कॉन्शियस, ठीक है, मोस्टली अनकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस में होता है। वैसे ये तीनों लेवल्स में हो सकता है। ईगो जो है अनकॉन्शियस में भी हो सकता है, सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस में, और इसमें ईगो में भी कॉन्शियस में भी हो सकता है ईगो, ठीक है, पर मेनली प्री कॉन्शियस में होता है, ठीक है, यानी कि स्टोर्ड मेमोरीज वाले बात में। आइडियाज एंड मॉरल्स, ठीक है, ईगो इज मोस्टली कॉन्शियस, आई एम सॉरी, आई मिस्टेकनली स्पोक अबाउट सुपर ईगो, ठीक है, ईगो इज मोस्टली कॉन्शियस, ठीक है, क्योंकि मेडिटेट्स बिटवीन इड। ईगो तो आप इमीडिएटली कर रहे हो ना, आई एम सॉरी, हाँ, ईगो तो इमीडिएटली हो रही है, सो यू विल बी हैविंग मोस्टली कॉन्शियस दी, ठीक है, कॉन्शियस वे में करोगे। मेडिटेट्स बिटवीन इड इम्पल्सेस एंड सुपर ईगो इनहिबिशंस रियलिटी प्रिंसिपल, रैशनल, कि क्या बात लॉजिकल है, क्या बात लॉजिकल नहीं है, इस बात पे फंक्शन करेगा आपका ईगो, ठीक है। एंड देन द सुपर ईगो जो है हमें permits us to gratify our impulses only when it is when it is morally correct to do so, not simply when it is safe, feasible as required by ego. Super ego is, according to Freud, the position of personality representing the conscience, ठीक है, हमारी जो कंसाइंस होगी, यानी कि हमारी जो अंतरात्मा, कंसाइंस मतलब आत्मा, ठीक है, बेसिकली अंतरात्मा या आत्मा कुछ भी बोल लो, वो होगी, वो हमें वो चीज़ तभी करने देगी जब हमारी मतलब अच्छे से वो होगी, ठीक है। सो सुपर ईगो में क्या होगा, इट इज़ मॉरलिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, कि इज इट मॉरली करेक्ट और मॉरली नॉट करेक्ट। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ छोटे बच्चों का। मान लो अगर कोई बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, फर्स्ट क्लास का, केजी, नर्सरी केजी या फर्स्ट क्लास का, सो उसने अपने आगे वाले बच्चे के हाथ में मतलब बॉक्स में एक पेंसिल देखी, उसको वो पेंसिल बहुत पसंद आई, बट उसको ये पता था कि मेरे पास पेंसिल है ऑलरेडी, ठीक है ना, और उसको ये पता था कि मुझे ये पेंसिल चाहिए, उसको ये था कि मेरे को ये पेंसिल चाहिए। तो मैं अगर अपनी मम्मी को बोलूँगा, कल परसों में उसकी मम्मी ने उसे पेंसिल दिलाई होंगी, पूरा मतलब उसके पास अच्छे से पेंसिल्स हैं, अपनी पेंसिल्स हैं, तो कल परसों में उसके पेरेंट्स ने उसे पेंसिल्स प्रोवाइड करी हैं, सो ही नो कि ये तो मुझे दिलाएंगे नहीं, ठीक है, ही देन नो कि अब मेरे को जो है दिस इज़ ऑल्सो नॉट मॉरली करेक्ट, ठीक है ना, तो उसकी इड है ये कि उसको पेंसिल चाहिए। उसके बाद ईगो में ये आएगा कि उसको ये पता होगा कि मेरे को ये पेंसिल नहीं मिल सकती, खरीदेंगे तो है नहीं मेरे पेरेंट्स, ठीक है, मेरे को समझेंगे नहीं, और उसको ये भी पता है कि अगर मैं, उसको लगता है कि अगर मैं ये पेंसिल उठा लूँगा तो मुझे ही मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसका जो है ईगो आगे जाके और काम करता है, और फिर सुपर ईगो से मर्ज हो जाता है, ये सोचते हुए कि अगर मैंने ये पेंसिल उठा लिया, मम्मी ने मेरे बैग में देख ली, तो उनको कितना बुरा लगेगा कि मैं ऐसे स्कूल से किसी और बच्चे की पेंसिल उठा के ले आया हूँ, ठीक है, शी विल बी एम्बैरेस्ड, ठीक है। सो ये भी उसको डर लगता है, उसको ये भी लगता है कि अगर मैंने मेरे हाथ में उस बच्चे ने वो पेंसिल देख लिया, किसी और ने देख ली, तो आई बी एम्बैरेस्ड, तो ये भी डर लगता है। तो सुपर, और उसके बाद मान लो कि जस्ट इन केस उसने वो पेंसिल उठा ली, तो ये उसका सुपर ईगो हो जाएगा कि वो जो है उसको सोचेगा कि मेरे को डांट पड़ेगी है वो, और उसको ये भी लगेगा कि मैंने गलत किया, वो पेंसिल के दुखी हो रहा है, ठीक है, तो वो जाके वो पेंसिल या तो वो वापस रख देगा, या फिर अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हुई तो वो अपने पास ही रख देगा, ठीक है ना। सो दैट इज सुपर ईगो। सो ये हो जाएगा। अब एक चीज़ ये है, अब फ्रॉइड ने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि ये जो इड ईगो और सुपर ईगो है, ये पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखो हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। हमारे पास वी आर नेवर सेल्फ एक्चुअलाइज, मतलब वी नेवर फील सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना, हम लोग मतलब अच्छा फील नहीं करते, कभी भी हम हैप्पी नहीं होते, ऐसे स्टेज में नहीं होते कि अब बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हर स्टेज में किसी भी टाइम पर हमसे पूछ लो कुछ चाहिए, मतलब हम एकदम से किसी को भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप अपने आप से पूछें कि क्या हमें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ही होगा सबको, चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसको फिर भी कुछ एक मतलब बहुत एंड दिस इज़ अबाउट ह्यूमन्स पर्सनैलिटी, कि हर किसी को अगर हमें कुछ चाहिए ही नहीं होगा तो हम कैसे इंसान हैं, फिर तो हम जानवर ही हैं। सो इंसानों में ये बात बहुत वो है, डिफरेंट है कि हमारा जो है विशेष कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अब लास्ट पार्ट इसका ये है कि अगला चीज़ जो है मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है, एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म इन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी।
सो अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको फ्रॉइड एंड स्लिप्स, लास्ट टॉपिक है इसका ही आपके लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद ये कौन सा टॉपिक था हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ईगो और सुपर ईगो का। फ्रॉइडियन स्लिप्स, ठीक है। फ्रॉइडियन स्लिप्स क्या होती हैं? एरर्स इन स्पीच दैट इन फैक्ट बिट्रे अनकॉन्शियस थॉट्स और इम्पल्सेस, ठीक है। हमारी कुछ कई बार गलती से हमारी स्लिप ऑफ द टंग हो जाती है, ठीक है ना। जो हम बोलना नहीं भी चाह रहे होते हैं वो भी हमारे मुंह से कभी कभी निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस में, मतलब हमारे ब्रेन के किसी पार्ट में वो बात छुप के बैठी हुई होती है, ठीक है ना। चाहे हम उसे बोलें या ना बोलें, लेकिन कई बार हमारे ब्रेन में वो बात छुप के बैठी हुई होती है और हम जो है कई बार वो हमारे मुंह से निकल जाती है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि शी वॉज टेम्पटिंग, आई मीन अटेम्प्टिंग टू, इसमें यहाँ पर इन लोगों ने एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। वैसे तो बुक के एग्जाम्पल्स मुझे बिल्कुल पसंद है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग एन एग्जाम्पल इन माई माइंड राइट नाउ। सो मतलब टेम्पटिंग वर्ड से क्या पता चल रहा है? इट इज इट रिवील्स एन अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल इम्पल्स। सो उससे हमें ये भी पता चलता है कि हर माइंड इज लाइक दैट, ठीक है। अभी एट द स्टेज ऑफ लाइफ हर माइंड इज लाइक दैट। सो दिस इज इट। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो गई वीडियो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।